हम पहले तो ये जानते हैं कि क्यों आजकल इतनी चीटिंग होती है, क्यों आजकल इतने ब्रेकअप्स होते हैं, क्या चल रहा है ये सब। तो जो बातें पहले पर्दे में थी अब वो पर्दे के बाहर आ चुकी हैं और पर्दे के बाहर आने से लोग एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और जल्दी अफेयर भी हो रहे हैं। 4-5 साल के रिलेशन में भी अचानक से कोई बड़ी वजह नहीं है, फिर भी एकदम से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके मैरिज के हाउस में यदि अकेला सिंगल राहु बैठा है, कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर ना अपने पार्टनर के साथ टॉक्सिक हो जाता है। बहुत हद तक ये देखा गया है कि लड़कियों के इमोशंस बहुत एक्सट्रीम ऊपर नीचे होते हैं जब वो डाउन होती हैं, तो उस टाइम पे मून उससे लिंक होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो मतलब इस जो शरीर के अंदर है जितनी भी सारी चीजें गतिविधि घट रही हैं, ब्रह्मांड में भी वैसे ही हो रहा है। मून और मार्स जब कंबाइंड होते हैं कहीं पे, तो वो कैसा इम्पैक्ट डालते हैं? चंद्र मंगल योग मैंने खासतौर से फीमेल्स के हॉरोस्कोप में देखा था, तो उनका मंथली जो पीरियड्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है वो, तो वो टाइमली नहीं आने देता उसको। आजकल बहुत सारे लोगों को अलग अलग रेमेडीज मिल जाती है, हर एक रेमेडी हर किसी को लग नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी रेमेडीज की तरफ ध्यान ना देते हुए एक ही रेमेडी पे अड़ा हुआ हूँ और उसी रेमेडी को अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। हजारों की संख्या में क्लाइंट हैं मेरे, जहाँ उन्हें मृत्यु तक के भी खराब योग भी थे, उसको पार किया हूँ। तो वो रेमेडी नारायण नारायण अगर जैसे कपल है तो एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, वो भी कुछ होता है या ये भी हवाबाजी है? लगन में मंगल बैठेगा तो सप्तम भाव को दृष्टि देगा, सप्तम भाव मैरिज का है, तो कहीं ना कहीं मैरिज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्योंकि मंगल का जो नेचर है थोड़ा सा एग्रेशन वाला है। एक कुंडली पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा? कभी कभी क्लिक हो जाती है तो एकदम से क्लिक हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि अभी मैं इसे देखने में पूरा दिन न लगा दूं। सो मेरा ना एक दोस्त है, उसकी ना शादी हो ही नहीं पा रही है। इसमें प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब सप्तम भाव का स्वामी या फिर कारक होता है शुक्र जब नीच का होगा तो कहीं ना कहीं उनके मैरिज या फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। आजकल एक केस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मेरी कॉम वाला। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा आर्लिंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, दशा बदली दिशा बदली। इंसान जो अच्छा खासा एक सपोर्ट कर रहा था अपने पार्टनर को, उसकी दशा बदलते ही उसने अपनी दिशा ही बदल दी। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में बहुत नया कुछ हो रहा है। आज तक हमारे पास जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी बता के गए हैं, पढ़ा के गए हैं, समझा के गए हैं। चाहे वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई सिर्फ पाम रीडर हो, कोई भी हो। पर आज हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, अलसे की एक स्टार्टअप, एक एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप जो जेन्युइनली सिर्फ आपसे टॉप अप करा के आपकी कुंडली नहीं दिखवा रहा है, वो आपसे जेन्युइनली बहुत अच्छे से आपकी पूरी ब्रीफ रीडिंग कर रहे हैं। वो आपको आप किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो आप फंस जाते हैं कि यार मेरे को और टॉप अप करना पड़ेगा, और जानने के लिए और टॉप अप करना पड़ेगा, और आप उस लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे बस आप एक प्रीपेड पोस्टपेड वाली गेम में फंस जाते हैं। बट आज का जो एक स्टार्टअप है ना, जो अडॉन टॉक्स के साथ जुड़े हैं, वो ये है कि आप जाके उनकी वेबसाइट पे ब्रीफ नॉलेज, ब्रीफ रीडिंग से लेके, अगर आपके दिमाग में कोई सिंगल क्वेश्चन है कि आपको बस ये जानना है कि क्या मेरे को ये स्टेप उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, क्या मेरे को कोई भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप फंस रहे हो, आप पता कर सकते हो, आप कंसल्ट ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। और जो हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो उस वेबसाइट के बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है, जिनसे मैं भी लगभग आधे पौने घंटे से बात कर रहा हूँ और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ। सो आई वॉन्ट कि आप ये समझें, जानें। एंड हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई वॉन्ट थोड़ा सा आप वेबसाइट के बारे में बताइए, सो दैट लोग वहाँ पे जा सकें। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो लोगों की समस्या परेशानी है। आई विल पुट दैट देन। तो हमने यहाँ पे एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हमने नाम रखा है बी माई ज्योतिष। अरे वाह। हाँ जी। मेरा यहाँ पर सबसे पहला सपना यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की ये वेबसाइट हेल्प कर सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसमें वैदिक ज्योतिष भरपूर तरीके से मैं लोगों को, वैदिक ज्योतिष के द्वारा भरपूर तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पूरा साथ दूंगा। ऑडियंस भी मेरा साथ दे और समझे, मुझे भी समझे और अपने आप को समझाने का पूरी कोशिश करे, क्योंकि मैं बहुत ही मन से इस पूरे जुनून के साथ तैयार हूँ लोगों के साथ बात करने के लिए और उनके
चीज़ों को समझने के लिए क्या है। सो आई वांट कि बहुत जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना तो सबके दिमाग में ये आता है कि यार कुछ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे मैं फंस रहा हूँ, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप है, चाहे वो मेरी हेल्थ है, चाहे वो मेरा करियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आता है मेरे पास कमेंट्स वगैरह में, या हम जब भी मैं किसी से ऑन रोड इंटरेक्ट करता हूँ तो दे वांट टू नो अबाउट सबसे पहले तो लव लाइफ की। अगर दिमाग सॉर्टेड होगा, चैन होगा प्यार मोहब्बत वाली लाइफ में, तो ज़िंदगी में कुछ और कर पाते हैं, वरना फंस जाते हैं। तो हम पहले तो ये जानते हैं कि क्यों आजकल इतनी चीटिंग होती है, क्यों आजकल इतने ब्रेकअप्स होते हैं, क्यों आजकल इतना लोगों का बस दिल टूटता है और दिल जुड़ भी इतनी जल्दी क्यों जाता है, क्या चल रहा है ये सब? क्या ये सिर्फ प्लैनेट्स की कोई माया है या फिर ये सदियों से चलता आ रहा है? नहीं, सदियों से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे मैंने अभी पीछे हमने जो बात करी कि मतलब देश काल पात्र के अनुसार भी चीज़ें बदलती हैं, और आज का जो देश काल पात्र सब लोग कम्युनिकेशन में ग्लोबलाइज हो चुके हैं। राइट। तो अब हुआ क्या कि जब सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सब लोगों के हाथ में मोबाइल और कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। किसी से भी कोई कभी भी और किसी भी स्थान पे जाके कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ऐसे में जब कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया तो लोग बाग अपनी बातों को जो पहले छुपा कर रखते थे अब बहुत जल्दी लोगों को बता देते हैं। तो जो बातें पहले पर्दे में थी अब वो पर्दे के बाहर आ चुकी हैं, और पर्दे के बाहर आने से लोग एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और जल्दी अफेयर भी हो रहे हैं और अफेयर टूट भी रहे हैं। पर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि कोई 4-5 साल के रिलेशन में भी अचानक से, कोई बड़ी वजह नहीं है, फिर भी एकदम से लोग मुंह मोड़ लेते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी चीज़ एकदम नहीं होती, वो धीरे धीरे बहुत अंदर से कुछ ना कुछ तो ऐसे चल रहा होता है। जैसे बहुत से लोगों के खाली 7th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में मैरिज को मतलब रिप्रेजेंट करता है, उनके मैरिज के हाउस में यदि अकेला सिंगल राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर ना अपने पार्टनर के साथ टॉक्सिक हो जाता है, वो मतलब अपना रूल्स दिखाने लगता है। तो कुछ चीज़ें सिर्फ एक नहीं है, ये एक अकेला प्रिंसिपल ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको देखकर पता लगता है कि प्लैनेट्स इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करा देंगे इस रिलेशनशिप को। एंड शुभ ग्रह जब बैठते हैं, जब 7th हाउस में, या तो उनका कहीं आस्पेक्ट होता है, तो ऐसे प्लैनेट्स उनको उसके रिलेशनशिप को और मेंटेन करते हैं और कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज कराने के चांसेस भी बनते हैं, अर्ली मैरिज भी होती है। और एक और चीज़ सीखी मैंने कि जैसे कि अधिकतर लोगों के लिए कि जब मैरिज का योग बनता है जो कि प्लैनेट्स उसे देते हैं, लेकिन उस समय आमतौर पे लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। उन्होंने तो मैरिज का योग बना के दिया, लेकिन लोग बाग रिलेशनशिप में उस मैरिज के योग को निकाल देते हैं और रिलेशनशिप में ही फंस के रह जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपका कोई स्ट्रांग रिलेशनशिप पहले से बना आ रहा है और आप दोनों को ट्रस्ट है, तो आप जल्द से जल्द मैरिज करने का प्लान करना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहिए। वो मिस करते हैं। ठीक है, एक बहुत विचित्र सवाल है। और बहुत ही आएगा, बहुत ही बेकार सवाल है, बट मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सपोज एक इंसान है जिसकी लाइफ में अच्छी खासी हैप्पी मैरिज चल रही है और उसकी लाइफ में एक योग बनता है जहाँ पे वो दिख रहा है कि यार ये इंसान डिवोर्स लेने के करीब है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जब चैनल पे आते हैं ना तो बोलते हैं कि जब आपका कोई ऐसा योग है जहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी बट आप शादी नहीं करते, तो आप बहुत चांसेस होता है कि आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो हम इसको ले सकते हैं कि रिलेशनशिप इज इक्वल टू मैरिज इस योग के अकॉर्डिंग, एंड डिवोर्स इज इक्वल टू ब्रेकअप। अब वो एक इंसान शादी में है और उसका डिवोर्स का टाइम आ रहा है, सपोज 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। अब उसको ये पता है पर उसको इस इंसान से डिवोर्स लेना नहीं है जिसके साथ वो शादी में। तो अगर अब यहाँ से ये सवाल बहुत बेकार हो जाता है कि अगर वो इंसान एक और इंसान को अपनी लाइफ में ले आता है 3-4 महीने के लिए और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आकर उससे डिवोर्स, मतलब उससे ब्रेकअप कर लेता है, तो क्या वो योग का इम्पैक्ट उसने क्रैक कर दिया, हैक कर दिया, या क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर 5-6 महीने का, अधिकतर ऐसा जब होता है जब कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट उसके मैरिज लाइफ को इफेक्ट करता है, वो सिर्फ सम टाइम के लिए ऐसा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उसने स्ट्रांग योग बना दिया और 100% ये मतलब इतने समय के बाद ऐसा ठीक हो जाएगा। तो वो जो ट्रांजिट है, अगर उसका वेट कर ले हम, तो खराब ग्रहों का ट्रांजिट बीत जाने के बाद में रिलेशनशिप फिर से वापस वैसी ही मेंटेन हो सकती है जैसी पहले थी। तो कभी कभी हमें वेट करना चाहिए, और ख़राब स्थिति में थोड़ा सा अगर अलगाव हो रहा है पति पत्नी में या कहीं, तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम से अपनी चीज़ों को एकदम तोड़े ना। बट यही तो नहीं समझ आता ना कि वो वक्त जब वो आता है
जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं तो वो हम्म। बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जब जितने लोगों की लाइफ में वो नहीं है। हाँ बट जो लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे यार क्या बातें कर रहे हैं, हमसे झेला ही तो नहीं जा रहा, हाँ हम क्यों रुके, हाँ हमको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए बहुत ज़रूरी। तो जो लोग सुन रहे हैं सबसे पहले वो भी जान लें, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो सेकंड पार्टनर के पास जाएंगे तो क्या उन्हें ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा? मेरा सवाल है यहाँ से, नहीं होगा। क्योंकि सेकंड पार्टनर के पास जाने के बाद में फिर से, क्योंकि उनके प्लैनेट्स फिर से अगर ऐसे शुरू हुए तो फिर वो थर्ड के पास भी जाएंगे, फिर वो फोर्थ के पास भी जाएंगे। तो एटलीस्ट जब खराब समय था आपने उसको समझने का, प्लैनेट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी थी, तो वो आपको सेम पार्टनर के पास रह के भी चीज़ों को मेंटेन करा सकते थे। तो मैं इसीलिए मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि आप अपने बुद्धि और विवेक को बहुत खोल के रखें और समझें अपने आप को, प्लैनेट्स क्या कराना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी आपको कुछ पुश इस तरह के मतलब चीज़ें लाते हैं आपके सामने, तो आप तुरंत अपने आप को एक तरीके से या तो उस समय साधना कर लें, अपनी चीज़ों को कहीं और चैनलाइज कर लें, तो उससे काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। पर एक सिचुएशन में सपोज दो लोग हैं, अब एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है या ठीक नहीं कर रहा, और वो इंसान उधर से गुस्से में ही सही या कंफ्यूजन में ही सही, किसी भी नेगेटिव इमोशन में वहाँ से निकल लेता है। वो निकल के कुछ गड़बड़ कर देता है इधर उधर जाके किसी और के साथ, फिर वो वापस आता है, उसको ये रियलाइज होता है कि यार वो ही सही था, क्योंकि उसका वो फेज निकल जाता है। अब जब वो वापस आता है तो वो भी तो इतना ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो वहाँ जाता ही नहीं और वो वहाँ टिक जाता तो बाद में वो ये समझ लेता कि हाँ मैं टिक गया तो मैंने अच्छा किया, मैंने वहाँ जाके कोई गड़बड़ नहीं हाँ, करी। बिल्कुल समझ लेता। पर वो बाद में जब फिर से कुछ ऐसा लूप बनता है या माइंडसेट होता है तो फिर उस इंसान के साथ नहीं फील करता कि यार ये इसने मेरे को तब भी नहीं समझा था, मैंने समझा था, तो चीज़ें तो तब भी आगे आगे खराब हो सकती थी। नहीं, ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप एक बार किसी इस तरह का पैटर्न बनता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को उससे खुद ही जागरूक हो जाते हो कि मैंने इस तरह का फेस पहले भी फेस किया है। और अगर वो गिले शिकवे तो रहते ही है ना, गिले शिकवे तो बिल्कुल रहते हैं, गिले शिकवे को तो हम दूर नहीं कर सकते, गिले शिकवे रहते। पर आई गेस दैट डिपेंड्स ऑन इंसान का मून भी, कि वो गिले शिकवे को हैंडल कैसे कर रहा है, अगर किसी का खराब है या किसी का अच्छा। हाँ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को पक्षों से ज़्यादा मतलब बोला जाता है कि अगर पक्ष वाली चंद्रमा है, मतलब पक्ष मतलब जैसे कि एक कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो जैसे अमावस्या से निकला हुआ चंद्रमा तो जैसे शुक्ल पक्ष की तरफ आगे बढ़ता है तो जितनी आगे आगे जाएगा चंद्रमा उतना बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और वृषभ राशि में जाके चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो चंद्रमा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में सही चीज़ें ज़्यादा समझ पाएगा, और एटलीस्ट वो मतलब सहन शक्ति होगी उसके अंदर, पीसफुल होगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ बट मैं उसको समझ पा रहा हूँ। हाँ, बहुत जल्दी टूटेगा नहीं। अगर बहुत सारे घर में, सभी के घरों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अगर हर छोटी मोटी बात पर इतना बड़ा डिसीजन लेगा तो सबसे पहले आप अपने आप को ही समझें कि मतलब हाँ कि क्या है। आई एग्री, है ना। बट अपने आप को कैसे समझें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्या देखना चाहिए जो ऑडियंस देख रही है? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कभी भी आप अपना चार्ट रीडिंग कराएं तो सबसे पहले दो चीज़ें तो समझें कि भाई सबसे पहले पूछ लें एस्ट्रोलॉजर से मेरा राइजिंग साइन क्या है और मेरा मून साइन क्या है। ठीक है। मून सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मून क्या है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है और बहुत जल्दी जल्दी आपके मन को प्रभावित करता है वो। तो 27 दिनों के अंदर वो टोटल हमारी 12 राशियों को पूरा करके आ जाता है वापस से वहीं, और हर प्रतिदिन वो एक नक्षत्र में वो ट्रांजिट करता है। तो मून ही है ऐसा जो प्लैनेट जो आपके पूरे एक महीने को, आपके स्वभाव को बदलता रहता है। आप अगर संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका पूरा एक महीना एक जैसा ही गया हो। कभी आप अच्छे भी होते हैं, कभी आपका मन में कहीं चिड़चिड़ापन भी होता है, कभी आपका स्वास्थ्य खराब भी होता है। तो जब आप एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ जो आप मतलब पूरे एक महीने में एक जैसे नहीं हैं? तो ऐसे क्या इफेक्ट हो रही है? उसका कारण चंद्रमा ही है कि आप चंद्रमा को समझें। आप तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आपको अपना राइजिंग साइन एंड मून साइन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए। ओके। एक और एकदम सडन आपकी ही बात से मेरे को सवाल आया है कि जैसे आपने बताया कि महीने में इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं बिकॉज ऑफ मून। बिल्कुल। अब बहुत हद तक ये देखा गया है कि लड़कियों के इमोशंस बहुत एक्सट्रीम ऊपर नीचे होते हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब वो डाउन होती हैं। तो उस टाइम पे मून उससे लिंक होता है या वो अलग काम कर रहा है, या एस्ट्रोलॉजी में वो अलग फेज होता है? ज्योतिष में चंद्रमा को लिक्विड का कारक बोलते हैं और मंगल को ब्लड का कारक बोलते हैं।
राइट। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जब पूरा जब 12 राशियों में जब गोचर करता है तो कहीं ना कहीं जब वो मंगल और चंद्रमा का रूल आता है तो जब खासतौर से फीमेल्स को इस तरह की चैलेंज क्या एक शायद एक ये नेचुरल चीज है, नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, बट तो वो भी कुछ हाँ एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्ट तो कर रहा है ना। हाँ, एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट कर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ हाँ, जैसे कि एक ज्योतिष में एक कहावत है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो मतलब इस जो शरीर के अंदर है जितनी भी सारी चीजें गतिविधि घट रही हैं ब्रह्मांड में भी वैसे ही हो रहा है। तो ब्रह्मांड में चंद्रमा वहां पर गोचर कर रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है। तो पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे ना, पूर्णिमा के दिन समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटाएं होती हैं, जो समुद्र का पानी बहुत उछाले मारता है क्योंकि उस समय पूर्णिमा है तो चंद्रमा अपनी फुल गति में है। तो खासतौर से पूर्णिमा के दिन जो लोग खासतौर से जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर कहीं ना कहीं जो थोड़े से वीक हैं, उनका पूर्णिमा वाले दिन देखना कि उनका माइंडसेट थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, या तो कुछ चैलेंज होगा या फिर वो इमोशंस ज़्यादा होंगे उनके अंदर। और ये आपके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को डिपेंड करता है कि आपका बर्थ किस तिथि पे हुआ, तो वो तिथि आपको इम्पैक्ट करती है पूरा। ओके। मून और मार्स जब कंबाइंड होते हैं कहीं पे तो वो कैसा इम्पैक्ट डालते हैं? चंद्र मंगल योग मैंने खासतौर से फीमेल्स के हॉरोस्कोप में देखा था, तो उनका मंथली जो पीरियड्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है तो वो टाइमली नहीं आने देता उसको। हाँ, तो फीमेल्स के हॉरोस्कोप जो वो वाली सारी इश्यूज होते हैं पीसीओडी वगैरह, वो इससे ड्राइव होते हैं। हाँ, वो बिल्कुल आप चंद्र मंगल की युति है उसको आप कुछ और भी पैरामीटर होंगे, तो ये एक पैरामीटर मैंने देखा कि हाँ चंद्र मंगल की युति जब होती है तो उनको इस तरह का चैलेंज होता है। दूसरा, लेकिन चंद्र मंगल योग एक बहुत बड़ा धन योग भी है। हाँ तो धन योग है, और जिनकी कुंडली में ऐसा होता है तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अचीव कर जाते हैं पैसा कमाने में, काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन खास तौर से चंद्रमा माता का कारक बोला जाता है और मंगल जो है वो भाई बहनों का कारक है जी। तो ऐसे बच्चे के चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, माता से जैसे माँ से अच्छे रिलेशनशिप थोड़ी अनबन रहती है, थोड़ा सी इमोशनली गैप रहता है। ओके। आजकल बहुत सारे मेरे जैसे पॉडकास्टर्स की वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग रेमेडीज़ मिल जाती हैं। अब मैंने जब स्टार्टिंग में मेरे को कोई अकल नहीं थी और ऑडियंस की डिमांड आती थी कि रेमेडीज़ चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मिले। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हर एक रेमेडी हर किसी को लग नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर इसमें भी ये होता है कि लोग एक परेशानी में, सपोज कोई परेशानी में है कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा मुक्त नहीं हो रहा, और उसने सुना कि यार अडॉन टॉक्स पे किसी ने ये रेमेडी दी है, फिर उसने जाके कहीं पे सुना किसी ने लाल किताब के अकॉर्डिंग ये रेमेडी दी है, फिर किसी ने सुना कि किसी ने कहा कि अपना वास्तु में इस डायरेक्शन में ये पेंटिंग लगा दो, फिर किसी ने सुना कि आप टैरो कार्ड रीडिंग कराओ फिर से और ये करा दो। तो जब इतने सारी चीज़ें उसको मिलती है तो उसका परेशानी सिर्फ एक है, वो जा रहा है 5 लोगों के पास, 5 लोगों की 5 अपनी ओपिनियन अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उसको 5 अलग तरीके बता रहे हैं, वो 5 कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा और ही फंस रहा है कि और पैसा भी बर्बाद हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है और परेशान हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और क्या करें? जैसे कि मैंने अपने डिस्कशन में पहले भी बताया था कि जब हम ज्योतिष सीख रहे थे तो हमारा उपाय की तरफ ध्यान नहीं था। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम पकड़ पा रहे हैं प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजी से हम देख पा रहे हैं कि हाँ यार कि इसकी कुंडली में इस योग के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है और इस तरह की रेमेडी करानी चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो ज्योतिष के बहुत सारे बाइबल हैं, जैसे कि ग्रंथ हैं, तो हमारा भरत पराशर होरा शास्त्र नाम एक ग्रंथ है, तो उसमें कुछ रेमेडी दी हैं और वो रेमेडी काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब ऋषि जैसे पराशर ऋषि ने बहुत ही अच्छे से, तो उन्होंने सबसे पहले पशुओं का दान करने के लिए बोला है। पशुओं का दान वैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो बकरी दान, अच्छा बलि नहीं दान, तो जैसे बकरी दान दे दी या फिर मतलब भैंस महिषी दान दे दी या फिर इस तरह की दान। लेकिन आजकल के टाइम में अगर हम बोलेंगे किसी को कि यार अच्छा ये पशु दान करो तो लोग थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन तो थोड़ा सा ये तो उसके अलावा लेकिन उन्होंने मंत्र चैंटिंग को ज़्यादा मतलब प्रधानता दी है, खास तौर से जैसे कि शिव सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम को। तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों में और हर एक नक्षत्र में कुछ चरण हैं, ठीक है, 4 चरण हैं। तो 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 108 की फिगर आती है और वही 108 की फिगर जो है हमारी माला के अंदर मोती भी होते हैं। हाँ। तो वो सारे जो जितनी भी चीज़ें हम जब चैंटिंग करते हैं वो हमारे हर नक्षत्र के चरण तक चली जाती है, जब भी वो चाहे वो कोई भी मंत्र हो, ठीक है।
तो हमें बहुत सारी रेमेडीज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए जो ऋषियों ने बोला, जो ऋषियों ने जिसको कहा, उस रेमेडी को अगर हम पकड़ लें, उसकी तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया और खूबसूरत रेमेडी है। तो मेरा जो अभी तक का ज्योतिष लर्निंग में मैंने एक ही रेमेडी पे जो अपने गुरु से सीखा और उसी पे मैं बिल्कुल अड़ा हुआ हूँ और उसी रेमेडी को अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। ऐसे मेरे कम से कम नहीं तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में क्लाइंट हैं मेरे, जो उस रेमेडी को मेरे साथ वो खुद भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और उन्होंने ख़राब से ख़राब दशा पीरियड को अपने, जहाँ उन्हें मृत्यु तक के भी और मतलब बहुत मतलब ख़राब योग भी थे, उसको पार किया उन्होंने। तो वो रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ही लाभ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी रेमेडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग पैसे मत खराब करिए, मत भटकिए। बिल्कुल मेरे कहने से आप सिर्फ एक ही पाठ करिए, भगवान नारायण का जप कीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों ही नाम है ना अपने जाने। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी और भगवान विष्णु ही तो पाल रहे हैं पूरी पृथ्वी को। जो पाल रहा है उसी के पास जाने योग्य हम काम कर सकते हैं ना। और पालने का काम हमारे घर में कौन करता है? फादर करते हैं ना। फादर हमारे लिए मेहनत करके घर में कुछ दो पैसे कमा के लाते हैं, तो फादर ही विष्णु है। और हमारा अगर जैसे मदर, जिसने हमें जन्म दिया, मदर ही ब्रह्मा है। तो हम जब भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और खूबसूरत रेमेडी हो नहीं सकती। मत भटकें। मैं बार बार अपने यूज़र, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं मतलब ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही रेमेडी कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम। नहीं है संसार में किसी तरह की रेमेडी। मैंने बहुत से लोगों को बहुत सारी रेमेडी करते हुए देखा, लेकिन जब असर नहीं करती ना, लोगों के जब दिल टूटते हैं कि मैंने ये किया और वो नहीं हुआ, आप अड़े तो रहें। जब आप अपनी एक ही रेमेडी पे जब अड़े रहेंगे ना, तो शायद मैं समझता हूँ नारायण जरूर देंगे। अपने भक्तों को वो पीछे नहीं छोड़ते। नारायण नारायण नारायण। ओके, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होएगा ये, बट जैसे हमने बोला कि एस्ट्रोलॉजी बहुत देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते हैं वैसे वैसे प्लैनेट्स का भी मॉडर्न इफेक्ट आने लगता है। बिल्कुल। अब हम जब रेमेडी की बात कर रहे थे तो हमने मॉडर्न रेमेडी नहीं ली, हमने रेमेडी वही ली जो ऋषि मुनियों ने दी। तो व्हाई नॉट मॉडर्न प्रॉब्लम्स लाइक नीड मॉडर्न सॉल्यूशन? तो हम इसमें रेमेडीज को भी वैसा मॉडर्न क्यों नहीं करें? भगवान के नामों को आप कैसे मॉडिफिकेशन करोगे? जैसे जेंजी करते थे ना, हरे राम हरे ना 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 नहीं। भजन क्लबिंग, आपने सुना? वो भजन क्लबिंग चल रही है आजकल। तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं, रेमेडी के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो ऋषियों ने जपी। और एक बार मैंने एक महात्मा से एक प्रश्न पूछा था ऐसा ही कि मतलब भाई कि जैसे देश काल बदल रहा है और सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से हमें इस तरह की रेमेडी मतलब बदलनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जब से लेकर अब तक में बदला ही क्या है। मैंने कहा लोगों की ज़रूरतें बदल गई, लेकिन कहने लगे शरीर में कुछ बदला है क्या? आप जैसे पिछले हजारों साल से जैसे बनते आ रहे थे वैसे ही तो हैं वो। पर थोड़ा थोड़ा तो बदलता है ना, जैसे कि शरीर। हाँ, जैसे कि क्या बदला? अब आई डोंट नो ये कितना सच है, बट जहाँ तक मैंने सुना है या जाना है, बोलते थे कि जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उन लोगों की बिल्ड अलग होती थी। अब फिर जैसे जैसे खाना बदला वैसे वैसे वो बदला। तो बट आप बेसिक कह रहे हो, एटॉमिक और बेसिक चीज़ों में तो कुछ नहीं बदला हुआ। तो इसलिए आप रेमेडी में कोई छेड़छाड़ ना करें और रेमेडी आप जैसे जो ऋषि मुनियों ने दी उसी को माने। एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा मैं जब और लोगों के साथ जब बात करता था, अपने ही क्लास फेलो के साथ बात करता था, तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जो भी आप बातें बोल रहे हो, वो ऐसा कौन सी क्लासिकल बुक में लिखा है? तो जैसे कि लोग काल सर्प दोष से डरते हैं कि भाई मेरी कुंडली में जब भी कोई सारे प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे तो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष आ जाएगा। मैंने अपने ज्योतिष के इतने साल के करियर में अभी तक कहीं भी किसी भी किताब में ऐसा योग नहीं पढ़ा कि काल सर्प दोष लिखा हो और मैंने लोगों को बताया हो। तो नहीं, कुछ नहीं होता काल सर्प दोष। नहीं, इसलिए आप अपने लोग जितने भी लोग देख रहे हैं पैसे खराब मत करें काल सर्प दोष को लेके। तो बिल्कुल ही इस तरह की पूजा पाठों में बिल्कुल पैसे खराब मत करें। ये क्या होता है कि अगर जैसे कपल हैं तो एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, तो वो भी कुछ होता है या ये भी हवाबाजी है? नहीं 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 नहीं,
इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि कुंडली में कुछ भाव हैं जिसमें मंगल बैठने से, मंगल के प्लेसमेंट से वो उसके पार्टनर को एफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लगन में मंगल बैठेगा तो सप्तम भाव को दृष्टि देगा, सप्तम भाव मैरिज का है, तो कहीं ना कहीं मैरिज को डिस्ट्रॉय करने का काम सकता है, क्योंकि मंगल का जो नेचर है थोड़ा सा एग्रेशन वाला है ना। ऐसे ही 4th हाउस में देखेगा तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से, वो भी 7th हाउस को, ऐसे ही द्वादश भाव में और अष्टम भाव में। तो मंगल का जो ये नेचर है वो मैरिज लाइफ को ख़राब कर सकता है। लेकिन मैंने एक अपने सीनियर से सुना था, बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनके कुंडली में 7th हाउस में मंगल है और उनकी वाइफ या तो सर्जन है या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आप क्यों मंगल से इतना डर रहे हो कि भाई मंगल है तो मांगलिक है और हमारा एक पार्टनर जो है वो नहीं रहेगा? तो प्लीज़ अपने डर को ख़त्म करें। एस्ट्रोलॉजी डराता नहीं है, सिखाता है। परिस्थिति को समझें। और लेकिन एक जो छोटा सा जो मुझे भी लगा कि इतने सारे लोगों से जब मैं क्लाइंट से बात कर रहा था तो लोगों का जो परंपराओं से लोग निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब उन्होंने सुना है ना शुरू से कि भाई कि अगर मांगलिक लड़का होगा तो मांगलिक लड़की से ही शादी होगी, तो सब उसको मतलब उस वजह से एक अच्छा खासा, जैसे जो कपल एक दूसरे को बहुत मतलब एक चाहते हैं और वो इसी कारण से मैरिज ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि नहीं, लड़का मांगलिक है, हमारे पंडित जी ने बोला है। लेकिन मैं आप सभी पंडित जी अगर जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ही किसी हॉरोस्कोप को देखकर मना मत करें, या तो रिसर्च करें या देखें, बारीकियों से देखें कि क्योंकि वो जो कपल है काफ़ी समय दिया होगा उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को, क्या पता उनकी मैरिज हो सकती है। जैसे मैंने अपने जब 7th हाउस पे या फिर मैरिज पे जब मैंने रिसर्च किया था तो हमने पाया कि जैसे लड़के की कुंडली में यदि 7th हाउस में मंगल है और लड़की की कुंडली में 7th हाउस में कोई भी पाप ग्रह जैसे सूर्य, शनि या राहु या केतु, ये एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, तो मैरिज हो सकती थी। और उसमें सम एस्ट्रोलॉजर या फिर कुछ भी अगर गलती हो रही है तो उसको थोड़ा सा रिसर्च के साथ बताएं लोगों को, क्योंकि आजकल के टाइम में बिना रिसर्च के एस्ट्रोलॉजी सीधा क्लासिकल प्रिंसिपल को देखकर प्रिडिक्ट कर देना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और गलती है। एक कुंडली पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा रफली, अगर कोई बिल्कुल नया इंसान आपके पास आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्लिक हो जाती है तो एकदम से क्लिक हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि अभी मैं इसे देखने में पूरा दिन न लगा दूं। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म की चाबी को पकड़ने के लिए आपके पास एक तो सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि, क्योंकि ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि कुंडली पढ़ने के लिए ना कुछ आसपास का वातावरण आपको मतलब प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने देखा कि जब मैं बहुत ही फ्री माइंड से बैठा रहता हूँ, मेरे पास मेरा नाश्ता आ गया, खाना मिल गया मुझे प्रॉपर, और मैं बिल्कुल फ्री माइंड से बैठा हूँ, पीसफुल हूँ, तो अचानक से मेरे कुंडली में एक एक कर्म की जो डोरी है ना बिल्कुल पकड़ में आ जाती है। और कभी मेरे सामने कुंडली खुली है और मैं 1-1.5 घंटे तक बैठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है खुद भी कि मतलब कि मैं कैसे इसको प्रिडिक्ट करूँ, और जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कुंडली को 1 मिनट में भी पकड़ सकते हैं और आपको समय भी लग सकता है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सूर्यास्त के बाद कुंडली नहीं खोलनी चाहिए किसी की, सच है या ये नहीं है? देखो, क्लासिकल प्रिंसिपल तो ये मैंने भी सुने हैं काफ़ी लोगों से, और उनका ये भी मानना है कि सूर्य अस्त के बाद में पंचांग ओपन नहीं करना चाहिए। ये शायद एक जैसे कि जो ज्योतिष में ना दिन को काउंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं दिनमान से। दिनमान का समय होता है एक सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का जो टाइम होता है दिनमान होता है। ऐसे एक रात्रिमान होता है, मतलब रात्रि मतलब सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय को रात्रिमान बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक प्रकाश दिखाने का ही तो काम कर रहा है, तो उसे दिनमान भी कर लेना चाहिए, क्यों रात्रिमान का यूज़ करना है? तो ये शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, और शायद कुछ और भी पैरामीटर रहे हो कि भाई उस जमाने में शायद भाई लाइट का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा होगा, तो गलत प्रेडिक्शन ना दे दे एस्ट्रोलॉजर, तो भाई रात्रि में नहीं। आज बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब कभी यहाँ पे दिन रात को कैसे काउंट करेंगे? तो थोड़ा सा ये सारी स्थिति है ना देश काल पात्र के साथ से अडेप्ट कर लें। इसके लिए मेरे ख्याल से बंद के नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ एक और बात आती है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और साथ साथ में अपने ज्योतिष के बिजनेस को चला रहे हैं। वो कुछ काफ़ी एस्ट्रोलॉजर होंगे, तो अब लेकिन वो अपने नौकरी से आते ही मान लो रात को 7 बजे, अब तो वो कब देखेंगे? तो वो तो उनके लिए तो रात का ही समय है ना, तो फिर उनको अपने लोगों से भी बात करनी है और जो विद्या उन्होंने ग्रहण की है वो भी करनी है। तो इसको तो आप ऐसे समझ के चलें, देश काल पात्र के हिसाब से अडेप्ट करें। करेक्ट। एक कमेंट आया था, कोई पूछ रहा था कि
शादी से पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत स्मूथ होता है, ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा सब कुछ परफेक्ट होता है, लाइक नियर टू परफेक्ट होता है। पर शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो जाती है, चीज़ें बहुत अपोजिट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ सांस भी नहीं आ रही है, एक कमरे में रहा भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्या बदल जाता है कि जो लोग शादी से पहले इतने क्लोज थे कि उनसे अलग नहीं हुआ जा रहा था, शादी के बाद अब वो चाह कर भी मजबूरी और सराउंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद भी नहीं जुड़ पा रहे। ये ग्रहों की कोई माया है या लाइक व्हाट? ऐसे समझें कि मतलब ख़ास तौर से जो आजकल जो वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया है कि लोग शादी से पहले फिज़िकल ज़्यादा, मतलब जैसे फिज़िकल रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती थी कि जो शायद मतलब जो मैरिज के बाद होनी चाहिए थी या फिर गोपनीय रखनी चाहिए थी। तो है ना, चीज़ों को मतलब खुद ही से ही मतलब उन्होंने उलझा लिया है। तो वो जो चीज़ें मैरिज से पहले थी, जो एक रिलेशनशिप में थी, कोशिश करें अपने मतलब बुद्धि विवेक संस्कारों के साथ चलें। पर इसमें ये भी होता है कि जैसे अभी जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब वो एक दूसरे के चार्ट पे उतना इम्पैक्ट डाल नहीं रहे हैं, बट जैसी शादी होती है, जब वो बंध जाते हैं तो फिर चार्ट में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज हो जाते हैं कि अब वो लड़का पहले, आई डोंट नो ये सही बोल रहा हूँ, कि पहले लड़का उस लड़की की लाइफ में मार्स का रोल था और शादी के बाद वो जुपिटर का हो गया। ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ना कहीं जैसे कि सबसे पहले मंगल और शुक्र जो हैं, ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो सेक्सुअल मतलब एग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। तो जब तक रिलेशनशिप चलता रहा तो मंगल और शुक्र ने भरपूर साथ दिया। लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी क्या है, एक संस्था है, और एक ऐसी संस्था जो हम समाज में सबके सामने ऑफिशियल है वो, राइट। तो वहाँ पर मंगल और शुक्र नहीं चलेंगे, वहाँ पर रोल आएगा एक ऐसे प्लैनेट का जो है जुपिटर, मैच्योर प्लैनेट का रोल आएगा। तो जुपिटर अगर उस समय मैच करता है तो फिर चीज़ें पहले जैसी रहती हैं। अगर जुपिटर ने मैच नहीं किया या फिर जुपिटर ने सपोर्ट नहीं किया तो चीज़ें अनबैलेंस शुरू होती हैं। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों का रिलेशन जब तक बहुत सीक्रेट में होता है, बिल्कुल गुप्त नहीं होता है, तब तक अच्छा चलता है। और जैसे जैसे वो पब्लिक होना स्टार्ट होता है, वो ऑफिशियल होना स्टार्ट होता है, जब उसमें कमिटमेंट्स आनी स्टार्ट होती है तो वो गड़बड़ होता है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत अच्छा है, और ये मैं मतलब काफ़ी समय से ऑब्जर्व अंदर ही कर रहा हूँ मैं, और मैंने देखा कि शायद अगर ऑडियंस इसको अपना ले तो शायद अच्छा ही रहेगा। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं ना, मतलब चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो बिजनेस हो, अपनी चीज़ें पहले अपने आप तक ही रखें। ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लग रहा है कि ये पार्टनर या फिर ये बिज़नेस मेरे लिए बिल्कुल ठीक है या पार्टनर ठीक है मेरे लिए, तब जाके आप अपनी फैमिली को रोल उसमें लेकर आएँ। क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि आप मतलब इतना ज़्यादा सीरियस होते हुए भी अपनी चीज़ों को जब लोगों को बताना शुरू करते हैं ना, तो वो जो एक मतलब एक घड़ा जो आपने भरा था वो पहले से फूट गया। मतलब चीज़ें आप इतनी जल्दी डिस्क्लोज मत करें किसी से, जब तक बिल्कुल पक्का ना हो जाए बिल्कुल कि हाँ कि आप बताने योग्य है या फिर अब बताया जा सकता है। नज़र लगती है? बिल्कुल। कैसे बचें? नज़र से बचने का तरीका तो देखो ऐसे ही है। पुराने टाइम में जब मैं अपनी ही बात करूँ तो हमारी मम्मी जैसे क्या है कि मतलब जैसे मतलब घी की बाती से या तेल की बाती से हमारी नज़र उतार देती थी। तो हमारा जो शरीर है वो एक मतलब जैसे ऑरा मंडल को खास तौर से हमारे फेस को बहुत नज़र लगती है। तो भाई जिसमें अग्नि बहुत काम करती है, तो आप बिल्कुल जैसे ही क्या अग्नि का कोई दीपक लेके या भाई कोई बाती लेके बिल्कुल नज़र उतार सकते हैं, उसमें नज़र तो लगती है। मेरा ना एक दोस्त है, उसकी ना शादी हो ही नहीं पा रही है। अच्छा। लाइक वो बहुत टाइम से कभी कहीं अरेंज मैरिज के रिश्ते ढूंढ रहे हैं, कभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके कर रहे हैं, होता है, मीटिंग्स भी होती हैं, लोग जाते हैं, वो सब उसके फैमिली वाले लगे हुए हैं, सब जगह हो रहा है, अच्छा खासा कमाता भी है, गुड लुकिंग भी है, सब कुछ सही है, बट चीज़ें ना होते होते लास्ट में एकदम ख़राब हो जाती है। तो ये प्लैनेट्स करा रहे हैं या फिर उसको शादी छोड़ ही देनी चाहिए आइडिया? नहीं, कहीं पूरा रोल इसमें प्लैनेट्स का होता है। तो मैंने जब तक देखा जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी, जैसे सप्तमेश बोलते हैं, या तो वो नीच का हो, सप्तमेश नीच का हो, या फिर सप्तम भाव का स्वामी 8th हाउस में होता है, तो मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हुए, स्वाभाविक हैं वो। तो इसमें प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज़ और देखी मैंने, जब सप्तम भाव का स्वामी या फिर कारक होता है शुक्र जब नीच का होगा तो कहीं ना कहीं उनके मैरिज या फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। ओके। एक इंसान ने पूछा है कि
प्रॉपर्टी का कलेश बहुत लंबा चल रहा है उनका, 10-10 साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी का कलेश निपट ही नहीं रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि इतने सालों से लगे हुए हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा, ना प्रॉपर्टी का सुख एक भाई ले पा रहा है ना दूसरा भाई ले पा रहा है। मतलब वहाँ पे जब जैसी कोर्ट में केस जाता है या कैसे भी फंसता है तो वो प्रॉपर्टी का कोई लाभ भी नहीं ले पाता और बस फंस जाता है। अब ये सिस्टम की खराबी है हमारे देश के कि हमारे लॉ सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रखी है, या फिर ये शनि राहु केतु का कुछ फ्यूजन है? सिस्टम का तो देखो बिल्कुल होगा रोल इसमें सिस्टम का, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है इसमें। कि जैसे कि मैंने देखा कि जब भी छठे घर का संबंध आपकी कुंडली के 4th हाउस से बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आना स्वाभाविक है। और यदि उसके साथ में थर्ड और 11वें का संबंध, तीसरे और 11वें का संबंध भी बन जाता है तो उसमें उस प्रॉपर्टी में आपके भाई बहन भी शामिल हो जाते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी में जब भी डिस्प्यूट आता है, और डिस्प्यूट डिपेंड करता है कि वो डिस्प्यूट किस ग्रह की वजह से है। यदि वो डिस्प्यूट शनि की वजह से है तो ये डिस्प्यूट काफ़ी लंबा चलने वाला है। और वो डिस्प्यूट किसी और स्लो मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट की वजह से है तो वो डिस्प्यूट सम टाइम में जल्दी सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, लेकिन मैंने एक और चीज़ इसमें ऑब्जर्व करी, ये शायद मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आपके एंसेस्टर्स यानी आपके जो पुराने जो पूर्वज रहे होंगे उनका भी कोई ना कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड चला होगा जो आपकी कुंडली में आके प्रकट हुआ है। तो ये शायद आप इतना भी जान लें कि मतलब जो आपको आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट मिल रहा है उसमें आपके मतलब कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स भी जुड़े होंगे, जिस वजह से आपको भी वो भोगना पड़ेगा। तो उसमें बिल्कुल ये कुंडली में ग्रहों का योग बनता है और उसी हिसाब से लोगों को केस लंबे भी चलते हैं और शॉर्ट में भी खत्म होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के पास सिर्फ बैठने से ही ना सर दर्द होने लग जाता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, जेंजी टर्म में बोले तो वाइब नहीं आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि निकलो यहाँ से। तो वो क्या होता है कि सामने वाले के ऊपर कोई दोष चल रहा है, उसकी प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, या उसको नज़र लगी हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर ऐसा है जैसा प्लैनेट वैसी एनर्जी के अंदर इन्फ्लुएंस में आ जाता है व्यक्ति। जनरली मैंने देखा है कि राहु की दशा जब शुरू होती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि लाइक जैसे कि उसको किसी सांपों ने घेर लिया हो ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति में ना कहीं इल्यूजन और डर पैदा होता है, और वो डर कहाँ बांटेगा, वो तो अपने ऑडियंस में ही बांटेगा। तो उसके आसपास के सराउंडिंग में वो अपने डर को बांटता है, और जब वो डर को बांटता है तो ज़्यादातर वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा वीकली लेके चला जाता है। तो इसमें प्लैनेट्स का ही बहुत बड़ा रोल है। ओके। रात को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कमज़ोर दिल वालों के साथ ये 10x और बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? इसमें प्लैनेट कौन सा काम कर रहा है कि डर मेरे को भी लगेगा और डर किसी ऐसे को भी लगेगा जिसका बहुत ही ज़्यादा वीक हार्ट है, कमज़ोर दिल है। पर प्लैनेट्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ कम हो रहा है? अंधेरा अगर आप देखेंगे ना तो अंधेरा कहीं ना कहीं राहु को ही जैसे छाया बोलते हैं, राहु को छाया ग्रह बोलते हैं। तो अंधेरे का कारक ही मेरे ख्याल से राहु और केतु ही हैं, यही हैं जो छाया प्रकट करते हैं, और छाया अंधेरा है। तो जनरली मैंने देखा है, लेकिन ये अंधेरा किस टाइम का है? अगर मान लो ये अंधेरा रात के 3 बजे के आगे का है तो ये पवित्र भी हो सकता है, इसलिए लोगों को इससे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 बजे के आगे कहीं ना कहीं सूर्य मतलब जैसे कि मॉर्निंग होने वाली है और ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो ये हो सकता है देवताओं से संबंधित कोई चीज़ें आपको मतलब एक इंटीमेशन देने आई हैं कि भाई उठ जाओ और कुछ एक ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो अंधेरा आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसमें हम नेगेटिव अप्रोच लेके चले। करेक्ट। कई घरों में ना रोज़ रोज़ कलेश होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। स्पेशली देखा जाता है सास बहू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सास बहू से बन नहीं रही, बहू की सास से नहीं बन रही है। तो इसमें ग्रह कैसे काम कर रहे हैं? तो सास बहू में मैंने ऐसे देखा कि जनरली 4th हाउस जो होता है वो सुख भाव होता है कुंडली में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, किसी के लिए भी। लेकिन ससुराल जाने के बाद में उसका जो 4th हाउस है, अब वो 4th हाउस नहीं देखना है हमें, लड़की की कुंडली में खास तौर से 10th हाउस जो उसका 4th हाउस होगा। और कारक शुक्र से यदि हम 4th हाउस को देखते हैं, अगर वो एप्लिकेटेड है तो कहीं ना कहीं मैरिज के बाद में लड़की को खास तौर से अपनी सास से मतभेद रहने के काम हो सकते हैं। लड़की गॉट इट। आजकल एक केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरी कॉम वाला।
उसमें क्या हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, आपको आई डोंट नो पता है नहीं पता, बट ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में भी है और बहुत ज़्यादा मैरी कॉम को गालियाँ पड़ रही है, जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया था हमारे पूरे देश में कि वो नंबर 1 बॉक्सर बनी, उन्होंने हमारे को मेडल्स दिलाया बहुत ज़्यादा, और उन पर मूवी तक बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने आई गेस उनका रोल निभाया है। अब इसमें अभी क्या हो रहा है ना, उन्होंने उस मूवी में भी ये दिखाया और उनके पास्ट इंटरव्यूज़ में, पहले के सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने ना अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्टिव दिखाया कि ये नहीं होते तो मेरे लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं जहाँ पे थी वहाँ पे समाज मेरे को अलाउ नहीं करता था कि एक लड़की वो भी बॉक्सिंग करे, एक लड़की वो भी स्पोर्ट्स खेले। और हस्बैंड ने पूरा वो हाउस हस्बैंड बने, परफेक्ट हस्बैंड बने, घर संभाला, सब कुछ किया, उनको बहुत इमोशनली मेंटली जैसे जैसे सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने सब किया। पर अभी का जो एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है इंटरनेट पे, जिसमें वो बोल रही हैं कि मेरे को 1 रुपये भी नहीं मिला उससे, उसने कोई पैसा नहीं कमाया और वो मेरी कमाई पे पला, मेरी कमाई पे ही चल रहा है, बहुत नेगेटिव बोला। एंड अब वो बहुत बैकलैश मिल रहा है उनको। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, जो इतनी सक्सेसफुल मैरिज थी, जो इतनी सपोर्टिव मैरिज थी, आज वो एक टॉक्सिसिटी से भर गई है। एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई मेजर प्लैनेट की दशा चेंज होती है, खास तौर से जैसे किसी बड़े प्लैनेट की दशा शुरू हो रही है, जैसे शनि एक लंबे समय के लिए आपके पास आता है, राहु एक लंबे समय की दशा शुरू हो रही है, तो एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, दशा बदली दिशा बदली। तो मतलब इंसान जो अच्छा खासा एक सपोर्ट कर रहा था अपने पार्टनर को, उसकी दशा बदलते ही उसने अपनी दिशा ही बदल दी। तो ऐसे ही बहुत लंबी जो एसोसिएशन जो चलता है पार्टनर के साथ में, दशा बदलते ही वो अचानक से अपने आप का पूरा बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तभी इतने सालों की शादी अचानक से भी बच्चे भी रहते हैं, उसके बाद जाके टूट जाती है। बिल्कुल। तो इसमें दशा का बदलना, एक पूरा फेज बदलना, ये इंसान की पूरी साइकोलॉजी भी चेंज कर देता है और उसके जो भी सिचुएशन चल रही थी उसको भी बिगाड़ के रख देता है। इस वजह से आप कहते हो, इस वजह से एस्ट्रोलॉजी में दशा का रोल बहुत बड़ा है। और इसी वजह से आप कहते हो कि गुण नहीं कुंडली मिलाओ। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप बता दीजिए प्लीज़। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि जैसे मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा कि जैसे जब हम गुण मिलाते हैं ना, तो गुण मिलाने पे भी मतलब लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं देखी मैंने, मतलब गुण तो अच्छे मिल गए। तो मैं खास तौर से गुण को तो सेकेंडरी लेता हूँ, सबसे पहले हॉरोस्कोप को नेचुरली मिलाने की कोशिश करता हूँ कि वो जैसे होता है? वो ऐसे हो सकता है जैसे कि कुंडली में आप ये देखो कि जैसे कि किसी की कुंडली में 7th हाउस में कर्क राशि है और जो लड़की है उसका कर्क लगन है, तो एटलीस्ट एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ गया कि भाई जो सामने वाला पार्टनर है ये वही तो है जो उसकी कुंडली में 7th हाउस में बैठा था, या फिर 7th हाउस में उसके गुरु बैठा है और लड़की के लगन में ही गुरु बैठा है। तो एक एनर्जी समझ में आ जाती है कि हाँ ये पार्टनर इसका श्रिंक हो रही है आपस में कुंडली। तो ऐसी श्रिंक को मैं ब्यूटीफुली तरीके से और पैटर्न तरीके से देखते हुए बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि यार ये मैच हो जाएगी, इसलिए गुण को सेकेंडरी रखता हूँ। जरूर देखता हूँ गुण भी, लेकिन उसको सेकेंडरी रखता हूँ, फर्स्ट मैं गुण नहीं देखता। परफेक्ट। आई गेस अभी ये पॉडकास्ट के एंड में लोग चीख के बोलने वाले हैं कि बी माय ज्योति आपको। थैंक यू सो मच। आई गेस आपने बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत इनोसेंस के साथ आपने सारी चीज़ों का जवाब दिया। हालांकि बीच में मैंने बहुत ऊटपटांग सवाल पूछे तो उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगूंगा, बट आपने बहुत अच्छे से समझा। एंड आई जेन्युइनली वांट कि इतनी इनोसेंस मेरे को बहुत कम लोगों में मिलती है जो आप में मिली है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कि वो मेरा तो होगा ही भला, क्योंकि मेरे को आपसे आज मिलने को मिला, जानने को मिला, ज्ञान मिला, बट ऑडियंस का भी बहुत बेनिफिट होगा। सो जाते जाते मैं सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा कैसा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और जैसे कि मैंने देखा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था बीइंग एज ए एस्ट्रोलॉजर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे तो शायद कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी बहुत कुछ आता है एस्ट्रोलॉजी पे। अरे सर नहीं, कुछ नहीं, बस आपको मज़ा आया? बहुत, काफ़ी अच्छा लगा। और ये शायद मतलब मेरा पहले पॉडकास्ट है आपके साथ, और बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू सो मच आने के लिए, जुड़ने के लिए डॉन टॉक्स के साथ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।